हेलो एवरीवन। अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। संविधान की प्रियम्बल, संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रियम्बल, संविधान की प्रस्तावना, इसके बारे में हम कह सकते हैं कि ये संविधान का इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन मतलब कि जहाँ से संविधान को हम इंट्रोड्यूस करते हैं, उसका परिचय पत्र है या उसका परिचय है जहाँ से हमने इसको शुरू किया। हम ये भी कह सकते हैं कि प्रियम्बल संविधान की फिलोसफी है, संविधान का दर्शन है, कि संविधान के जो भी की आइडियाज हैं, संविधान निर्माताओं के जो भी विचार हैं, हमारे संविधान के माध्यम से उन्हें जो भी आदर्शों को उन्होंने देखा, वो आदर्श या उनकी फिलोसफी प्रियम्बल में वर्णित है। और इसके साथ ही प्रस्तावना संविधान का सार भी है, संविधान की समरी भी है। तो प्रस्तावना की सबसे बड़ी रेलेवेंस, सबसे बड़ी भूमिका यही है कि प्रस्तावना हमें संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क की कुंजी या उनके मस्तिष्क के विचारों के बारे में बताती है कि वो हमारे संविधान को कैसा बनाना चाहते थे, हमारे देश के बारे में उनके क्या आइडियाज थे, क्या विचार, क्या स्वप्न उन्होंने देखे हमारे देश के बारे में। तो प्रस्तावना के आलोक में हम संविधान के किसी भी प्रावधान को या संविधान की किसी भी अस्पष्टता को समझ सकते हैं। शुरू करते हैं। संविधान की प्रस्तावना संविधान का इंट्रोडक्शन है, परिचय है, उसका सार है, उसकी समरी है और उसके साथ साथ संविधान का दर्शन भी इसमें वर्णित है। सबसे पहला क्वेश्चन कि प्रस्तावना का आइडिया, प्रस्तावना का विचार हमने कहाँ से लिया, किस संविधान से लिया। प्रस्तावना का विचार हमने लिया यूएसए के संविधान से। यूएसए का संविधान दुनिया का पहला संविधान था जो प्रियम्बल से शुरू हुआ, प्रस्तावना से शुरू हुआ। लेकिन दूसरा क्वेश्चन ये है कि हमारी प्रस्तावना आधारित किस पे है, बेस्ड किस पे है। हमारी प्रस्तावना का जो कंटेंट है, उसमें जो भी हमने लिखा है, वो कहाँ से लिया हमने, किस पर आधारित है। तो मूलतः हमारी प्रस्तावना आधारित है उद्देश्य प्रस्ताव पर, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पर, जो प्रस्तुत किया गया नेहरू जी के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को। उद्देश्य प्रस्ताव का मुख्य लक्ष्य यही था, ये स्पष्ट करना था कि हमें संविधान कैसा बनाना है, संविधान बनाने के लिए हमारे उद्देश्य क्या हैं, हम हमारा देश कैसा बनाना चाहेंगे, डेमोक्रेटिक होगा या लोकतांत्रिक होगा या रिपब्लिक होगा, गणराज्य होगा। जो भी आइडियल्स, जो भी आदर्श हमने देखे, वो सारे आदर्श, उनका वर्णन हमने कहाँ कर दिया, प्रियम्बल में, प्रस्तावना में कर दिया। तो हमारे देश के स्वरूप के बारे में आप प्रस्तावना से समझ सकते हैं कि हमारे देश का स्वरूप कैसा है। प्रस्तावना के बारे में कुछ लोगों के मुख्य विचार हैं जो हमें देख लेने हैं। के एम मुंशी साहब ने इसे कहा पॉलिटिकल होरोस्कोप, मतलब इसको राजनीतिक कुंडली कहा कि हमें ये हमारे संविधान के बारे में बताएगी। ठाकुरदास भार्गव जी ने कहा इसे सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की आत्मा। अर्नेस्ट बार्कर ने कहा इसे की नोट, की नोट मतलब कि ये कुंजी है संविधान की, संविधान को समझने में हमें हेल्प करेगी या सहायता प्रदान करेगी। और एन ए पालकीवाला साहब ने कहा इसे आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का परिचय पत्र। और एम हिदायतुल्लाह साहब ने इसे देखा, जो डिक्लेरेशन है, घोषणा है यूएसए की स्वतंत्रता की, उस घोषणा के आधार पर देखा और इसे उन्होंने भी संविधान की आत्मा कहा। तो ये सारे जो क्वेश्चन हैं वो आपको माइंड में रखने हैं। इसके आधार पर आप प्रस्तावना का सिग्निफिकेंस, हमसे पूछा जाए कि प्रस्तावना का महत्व क्या है, तो ये सभी प्रस्तावना के महत्व हैं कि प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, प्रस्तावना से हम संविधान के प्रोविजंस को समझ सकते हैं और प्रस्तावना संविधान की समरी भी है, सार भी है। ये सारे प्रोविजन हमें प्रस्तावना के महत्व के बारे में बताते हैं। देखते हैं प्रस्तावना या प्रस्तावना का टेक्स्ट। प्रस्तावना से हमें 4 तत्वों के बारे में जानकारी मिलती है। प्रस्तावना के मुख्य 4 तत्व हैं, ऐसे 4 चीजें हैं जिनके बारे में प्रस्तावना हमें बताती है। प्रस्तावना पहली बात हमें बताती है सोर्स ऑफ पावर के बारे में। सोर्स ऑफ पावर का मतलब है शक्ति का स्रोत या संविधान की शक्ति का स्रोत। प्रस्तावना हमें बताती है कि संविधान की शक्ति का स्रोत वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग हैं। तो संविधान की शक्ति का स्रोत पीपल है, लोग हैं, ये हमें प्रस्तावना बताती है।
ये पहला तत्व है। दूसरा तत्व, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। नेचर ऑफ इंडियन स्टेट का मतलब है कि भारतीय राज्य की प्रकृति क्या है, भारतीय राज्य कैसा है, भारतीय राज्य का स्वरूप कैसा है, ये भी हमें प्रस्तावना बताती है। भारतीय राज्य की प्रकृति कैसी है? भारतीय राज्य सोवरेन है। सोवरेन का मतलब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न अर्थात संप्रभु है। सोशलिस्ट है, समाजवादी है, सेक्युलर है, पंथ निरपेक्ष है, डेमोक्रेटिक है, लोकतांत्रिक है और रिपब्लिक है, गणराज्य है। भारतीय राज्य की प्रकृति, भारतीय राज्य सोवरेन है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, सोशलिस्ट है, समाजवादी है, सेक्युलर है, पंथ निरपेक्ष है, डेमोक्रेटिक है, लोकतांत्रिक है, रिपब्लिक है, गणराज्य है। ये दूसरा तत्व है जिसके बारे में हमारी प्रस्तावना बताती है। हमारी प्रस्तावना बताती है कि भारतीय राज्य की प्रकृति कैसी है। और तीसरा इंग्रेडिएंट या तीसरा तत्व जिसके बारे में हमारी प्रस्तावना बताती है वो है संविधान के ऑब्जेक्टिव्स, संविधान के उद्देश्य। संविधान के उद्देश्य क्या हैं? हमारी प्रस्तावना हमें बताती है कि हमारे संविधान के 4 उद्देश्य हैं। हमारे संविधान का पहला उद्देश्य है जस्टिस, न्याय। हमारे संविधान का दूसरा उद्देश्य है लिबर्टी, स्वतंत्रता। हमारे संविधान का तीसरा उद्देश्य है इक्वेलिटी, समानता या समता। और चौथा उद्देश्य है फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी अर्थात बंधुत्व। तीसरा इंग्रेडिएंट, तीसरा तत्व, प्रस्तावना हमें बताती है कि हमारे संविधान के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हमारे संविधान के उद्देश्य क्या हैं। हमारे संविधान के 4 उद्देश्य हैं, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, ये चारों हमारे संविधान के उद्देश्य हैं। पहला तत्व है कि ये संविधान की शक्ति के स्रोत के बारे में बताती है कि लोग संविधान की शक्ति का स्रोत हैं। दूसरा, भारतीय राज्य की प्रकृति के बारे में बताती है कि भारतीय राज्य की प्रकृति कैसी है। तो भारतीय राज्य की प्रकृति है, भारतीय राज्य सोवरेन है, संप्रभु है, उसके बाद में सोशलिस्ट है, समाजवादी है, उसके बाद में सेक्युलर है, पंथ निरपेक्ष है, डेमोक्रेटिक है, लोकतांत्रिक है और रिपब्लिक है, गणराज्य है। तीसरा, संविधान के उद्देश्य। संविधान के उद्देश्य जस्टिस, न्याय, लिबर्टी, स्वतंत्रता, इक्वालिटी, समानता या समता और फ्रेटर्निटी, बंधुत्व। ये सभी चारों संविधान के उद्देश्य हैं। हालांकि हमने क्लियर किया है जस्टिस कौन सा है। जस्टिस है सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। प्रियम्बल प्रस्तावना ये पूरा देती है कि कौन सा न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। उसके बाद में लिबर्टी, लिबर्टी का मतलब स्वतंत्रता। कौन सी स्वतंत्रता? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ये स्वतंत्रता। उसके बाद में इक्वालिटी, समता ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, प्रतिष्ठा और अवसर की समता या समानता। फ्रेटर्निटी, बंधुत्व। बंधुत्व कौन सा? अश्योरिंग, सुनिश्चित करने वाला, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, व्यक्ति की गरिमा को, एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, देश की एकता और अखंडता को। बंधुत्व कौन सा? व्यक्ति की गरिमा को, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल को अश्योर करने वाला और देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व। ये हो गया तीसरा इंग्रेडिएंट, तीसरी चीज जो हमें प्रस्तावना बताती है। और फोर्थ इंग्रेडिएंट, चौथा जो इंग्रेडिएंट है वो है प्रस्तावना हमें बताती है कि हमने कब प्रस्तावना को अडॉप्ट किया, हमने प्रस्तावना को कब अंगीकृत किया। 26 नवंबर 1949 को, ये डेट भी हमें कौन बताता है? प्रस्तावना बताती है। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रस्तावना हमें 4 चीजें बताती है। पहली चीज या पहला इंग्रेडिएंट, क्वेश्चन यही बनेगा कि इंग्रेडिएंट्स ऑफ द प्रियम्बल, प्रस्तावना के तत्व कौन कौन से हैं? प्रस्तावना के 4 तत्व हैं। पहली चीज, प्रस्तावना क्या बताती है कि संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है, सोर्स ऑफ पावर क्या है। तो संविधान की शक्ति का स्रोत है लोग या भारत के लोग। दूसरा, सेकंड,
प्रस्तावना हमें बताती है नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, भारतीय राज्य की प्रकृति कैसी है। नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, भारतीय राज्य की प्रकृति। भारतीय राज्य कैसा है? पहला, भारतीय राज्य सोवरेन है। सोवरेन का मतलब है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, या कह सकते हैं संप्रभु है। इट मीन्स कि संप्रभु होने का मतलब है समय का प्रभु, समय का मालिक खुद होना, मतलब कि हमें ऑर्डर देने वाला, हमें आदेश देने वाला और कोई नहीं है, हम किसी के गुलाम नहीं हैं, हम स्वतंत्र हैं, अपने निर्णय खुद लेते हैं, दूसरे लोग हमारे निर्णयों को डिक्टेट नहीं कर सकते। और दूसरा सोशलिस्ट, सोशलिस्ट का मतलब है समाजवादी। ध्यान रखना है यहाँ पे समाजवादी वर्ड जो है ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णित नहीं था। समाजवादी के साथ में सेक्युलर, पंथ निरपेक्ष, ये वर्ड भी संविधान में या मूल संविधान में वर्णित नहीं था। इन दोनों वर्ड्स को और इनके साथ में एक वर्ड है अखंडता या इंटीग्रिटी, इन तीनों वर्ड्स को हमने संविधान में ऐड किया 42वें संविधान संशोधन 1976 से। तो आपको ध्यान रखना है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 से संविधान में हमने 3 शब्दों को, या प्रियम्बल में हमने 3 शब्दों को समावेशित किया। कौन कौन से हैं? सोशलिज्म, समाजवाद, सेक्युलर, पंथ निरपेक्ष, और इंटीग्रिटी, अखंडता। तो प्रकृति में हमने पहला देखा संप्रभु, दूसरा सोशलिस्ट समाजवादी, तीसरा सेक्युलर पंथ निरपेक्ष, और चौथा प्रकृति में वर्ड है हमारे पास में डेमोक्रेटिक, इट मींस लोकतांत्रिक, और पांचवा वर्ड है हमारे पास में रिपब्लिक, गणराज्य। गणराज्य का मतलब होता है कि वह राज्य जिसका हेड ऑफ द स्टेट, राज्य का मुखिया इलेक्टेड होता है, निर्वाचित होता है, उसे हम क्या कहते हैं? रिपब्लिक कहते हैं, गणराज्य कहते हैं। रिपब्लिक का उल्टा क्या करेंगे हम? तो मोनार्की या राजतंत्र कह सकते हैं। ये हो गया दूसरा, हमने बताया नेचर ऑफ इंडियन स्टेट के बारे में, भारतीय राज्य की प्रकृति के बारे में। और तीसरा इंग्रेडिएंट, तीसरा तत्व जो हमें प्रस्तावना बताती है वो बताती है संविधान के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, उद्देश्य के बारे में। और संविधान के उद्देश्य भी हैं 4। संविधान का पहला उद्देश्य है जस्टिस, न्याय, और न्याय भी कौन सा? सोशल, सामाजिक, इकोनॉमिक, आर्थिक और पॉलिटिकल, राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, इसको हमने लिया था यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से, संविधान से। हमारा दूसरा ऑब्जेक्टिव है, दूसरा उद्देश्य है लिबर्टी, इट मींस स्वतंत्रता। स्वतंत्रता कौन सी? थॉट, एक्सप्रेशन, विचार, अभिव्यक्ति, बिलीफ, विश्वास, फेथ, धर्म, और वर्शिप, उपासना। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ये हमारा दूसरा उद्देश्य है। और इसके बाद में हमारा तीसरा उद्देश्य है इक्वालिटी, समानता। समानता कौन सी? प्रतिष्ठा और अवसर की। समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, या स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। और चौथा ऑब्जेक्टिव, चौथा उद्देश्य है हमारे संविधान का, क्या एंश्योर करना? फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी मीन्स बंधुत्व। और बंधुत्व कौन सा? अश्योर करने वाला। पहला, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व, प्लस में देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व। बंधुत्व कौन सा? व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करने वाला और देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व। और लास्ट जो चौथा इंग्रेडिएंट है, चौथा तत्व है संविधान के अडॉप्शन की, संविधान को अंगीकृत करने की दिनांक जो है 26 नवंबर 1949, उसके बारे में भी हमें प्रियम्बल बताती है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि
प्रस्तावना हमें इन 4 बातों के बारे में बताती है। अब आप सिंपली ये कर सकते हो, आपको अगर प्रस्तावना को याद करना है तो आप लाइन टू लाइन कर सकते हो इसको लर्न करने के लिए कि आप वी द पीपल ऑफ इंडिया से स्टार्ट करो। अदरवाइज आप 4 इंग्रेडिएंट्स को बड़ा सिंपली याद करो। पहला, संविधान की शक्ति का स्रोत, हम भारत के लोग या लोग हैं, पहला। दूसरा इंग्रेडिएंट, दूसरा तत्व है कि भारतीय राज्य की प्रकृति कैसी है, तो भारतीय राज्य की प्रकृति में पहला सोवरेन है, संप्रभु है या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, सोशलिस्ट है, समाजवादी है, सेक्युलर है, पंथ निरपेक्ष है, डेमोक्रेटिक है, लोकतांत्रिक है और रिपब्लिक है, गणराज्य है। ये 5 वर्ड्स हमें याद रखने हैं। फिर संविधान के उद्देश्य 4 हैं, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। न्याय कौन सा? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। कहां से लिया? यूएसएसआर के संविधान से। उसके बाद में दूसरा, लिबर्टी कौन सी? स्वतंत्रता कौन सी? थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। और उसके बाद में तीसरा, इक्वलिटी, समानता। समानता कौन सी? स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। और चौथा, फ्रेटर्निटी, बंधुत्व कौन सा? व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करने वाला, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल को एंश्योर करने वाला, और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाला। ये तीनों वर्ड, न्याय को हमने देख लिया, कहां से लिया? यूएसएसआर के संविधान से। और जो ये तीनों वर्ड हैं, लिबर्टी से लेकर और फ्रेटर्निटी तक, स्वतंत्रता, समानता और फ्रेटर्निटी, बंधुत्व, ये हमने लिए फ्रांस से। या हम कह सकते हैं कि इन तीनों पे प्रभाव किसका है? फ्रेंच रिवॉल्यूशन का, फ्रांसीसी क्रांति का। तो ये हमारी प्रियम्बल का टेक्स्ट है जिसको हमें ध्यान में रखना है। हमें वर्ड टू वर्ड पता होना चाहिए इस टेक्स्ट के बारे में कि फर्स्ट से लेकर लास्ट तक जो वर्ड्स हैं, क्या लिखा है, उन वर्ड्स को भी हमें ध्यान में रखना है। कौन सा पार्ट हमने कहां से लिया है? पहला जो ये पार्ट है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, या जो वर्ड है वी द पीपल, ये प्रभावित है कहां से? यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। प्रियम्बल का आइडिया भी हमने कहां से लिया? यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। और ये भी यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन पे आधारित है। इस एक वर्ड को ध्यान रखना है, डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक। क्यों ध्यान रखना है? क्योंकि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, उद्देश्य प्रस्ताव में डेमोक्रेटिक वर्ड जो है उसका मेंशन नहीं था, उसका उल्लेख नहीं था। लोकतांत्रिक वर्ड का उल्लेख ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, उद्देश्य प्रस्ताव में नहीं किया गया था। ये आपको ध्यान में रख लेना है। फिर जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, इसी क्रम में याद रखना है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को लिया कहां से? यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, और व्यक्ति की गरिमा और देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व। लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का विचार हमने कहां से लिया? फ्रांस के संविधान से। और चौथा इंग्रेडिएंट हमने देख लिया, डेट ऑफ अडॉप्शन, संविधान को अंगीकृत करने की दिनांक या तारीख के बारे में हमें ये बताता है। तो ये हमारा प्रियम्बल का टेक्स्ट है। 2-3 बार अगर आप इसी क्रम से याद करोगे कि डेट ऑफ अडॉप्शन क्या है और सोर्स ऑफ पावर क्या है और राज्य की प्रकृति क्या है और उद्देश्य क्या है, तो बहुत इजीली आप इसको 5 मिनट में याद कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट हम देखते हैं इन सभी तत्वों को जिनको हमने अभी देखा, इनको एक एक करके हम इनका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि उसका मतलब क्या है। सबसे पहले नेचर ऑफ द स्टेट। नेचर ऑफ द स्टेट या राज्य की प्रकृति में हमारे पास में 5 चीजें हैं। तो पहला जो है वो है सोवरेन, संप्रभु। मैंने पहले ही बता दिया कि इंडिया फ्री है, इंडिया पे कोई एक्सटर्नल पावर जो है उसका फोर्स नहीं है, कोई भी बाहरी शक्ति भारत पर या भारत को डिक्टेट नहीं करती, भारत पर दबाव नहीं बना सकती। हम अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं, मतलब हम सोवरेन हैं, संप्रभु हैं, खुद के प्रभु खुद हैं, खुद के मालिक खुद हैं, हमें आदेश देने वाला कोई नहीं है। सेकंड हमारा वर्ड है सोशलिस्ट, समाजवादी। अब ये बड़ा क्रिटिकल वर्ड है। हमने पहले ही देख लिया कि 42वें संविधान संशोधन से हमने 3 वर्ड जोड़े। कौन कौन से? समाजवादी, सोशलिस्ट, सेक्युलर, पंथ निरपेक्ष, और तीसरा इंटीग्रिटी, अखंडता। अब समाजवादी वर्ड का मतलब क्या होता है? सबसे पहली बात, सबसे क्रिटिकल कंसेप्ट है समाजवादी वर्ड का मतलब क्या होता है। समाजवादी वर्ड का मतलब है, समाजवादी वर्ड ये कहता है कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के साधन,
मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है उत्पादन के साधन। उत्पादन के साधन का मतलब हुआ कि कोई भी चीज जिनसे हम उत्पादन करते हैं, चाहे कोई फैक्ट्रीज या बड़ी इंडस्ट्रीज या जो भी जिनसे हम उत्पादन करते हैं, उत्पादन के साधन आर इन द कंट्रोल ऑफ स्टेट। आर इन द कंट्रोल ऑफ स्टेट का मतलब है कि किसके नियंत्रण में होंगे? राज्य के। अगर किसी राज्य में उत्पादन के समस्त साधनों पर राज्य का नियंत्रण हो तो वो राज्य समाजवादी होता है। समाजवादी का मतलब है कि सुई से लेकर एरोप्लेन तक गवर्नमेंट बनाती है, मतलब उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण किसका है? गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट का कंप्लीट कंट्रोल है कि हमने क्या किया, हम एक वर्ड यूज करते हैं नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण। हमने क्या किया, सारी इंडस्ट्रीज का क्या कर रखा है? राष्ट्रीयकरण कर रखा है। मतलब सारी जो इंडस्ट्रीज हैं वो पब्लिक इंडस्ट्रीज हैं, सार्वजनिक उद्योग हैं, गवर्नमेंट उनको मेंटेन करती है। गवर्नमेंट का जो ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है वो मेंटेन करता है। इसका कंक्लूजन हम ये भी निकाल सकते हैं कि हमने कोई भी चीज किस पर नहीं छोड़ी, प्राइवेट सेक्टर पर नहीं छोड़ी, सारे काम गवर्नमेंट करती है। रिसोर्सेज के एलोकेशन का काम, संसाधनों के वितरण का काम भी कौन करता है? गवर्नमेंट करती है। अब समाजवाद का विचार जो है वो कार्ल मार्क्स से प्रभावित है। कार्ल मार्क्स सबसे फेमस सोशलिस्ट थे, सबसे फेमस समाजवादी थे, वहीं से ये विचार आया। और हमारे नेहरू जी भी समाजवादी थे। तो हमने समाजवाद को अडॉप्ट किया, समाजवाद को अपनाया, लेकिन हमने इस समाजवाद को नहीं अपनाया जिस समाजवाद की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि ये समाजवाद स्टेट सोशलिज्म है, इसे राज्य समाजवाद कहते हैं। ये समाजवाद जो है वो राज्य को कंप्लीट पावर्स देता है, एब्सोल्यूट पावर्स देता है, पूर्ण शक्तियां राज्य को देता है। हमने जिस समाजवाद को अपनाया उस समाजवाद को कहा जाता है लोकतांत्रिक समाजवाद, या उसे कहा जाता है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, या इसके साथ साथ इसके लिए एक और वर्ड यूज होता है, इसे कहा जाता है फैबियन सोशलिज्म या फैबियन समाजवाद। तो हमारे नेहरू जी फैबियन समाजवादी थे, डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट थे। वो इस सोशलिज्म को फॉलो नहीं करते थे जो सोशलिज्म का कोर बेसिक है कि उत्पादन के सभी साधनों पर राज्य का नियंत्रण होगा। इस आइडिया को उन्होंने रिजेक्ट किया। उन्होंने कहा कि हम कौन से समाजवाद को फॉलो करते हैं? डेमोक्रेटिक या लोकतांत्रिक समाजवाद को फॉलो करते हैं। लोकतांत्रिक समाजवाद जो होता है वो निर्भर करता है किस पर? मिश्रित अर्थव्यवस्था पर, मिक्स्ड इकोनॉमी पर। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब है कि प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर मतलब निजी और सार्वजनिक सेक्टर जो है वो दोनों साथ साथ चलते हैं, दोनों एक दूसरे को कोऑपरेट करते हुए चलते हैं। जो बहुत क्रिटिकल जितनी भी इंडस्ट्रीज होती हैं उनको तो स्टेट संभालता है, वो पब्लिक सेक्टर के पास में होती हैं, और जो बेसिक काम होते हैं उनको प्राइवेट सेक्टर संभालता है। लेकिन दोनों ही क्या करते हैं? एक दूसरे के पूरक होते हैं, दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि भारत जिस समाजवाद को फॉलो करता है वो समाजवाद है फैबियन या लोकतांत्रिक समाजवाद। जो कोर समाजवाद है, मुख्य समाजवाद है, हम उसे फॉलो नहीं करते, क्योंकि हमारा समाजवाद किस पर आधारित है? हमारा समाजवाद आधारित है मिश्रित अर्थव्यवस्था पर, मिक्स्ड इकोनॉमी पर, जहां पर क्या होता है? प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर का कोऑपरेशन होता है, सहयोग होता है। तो ये समाजवादी वर्ड जो है वो कोर है हमारे संविधान की फिलोसफी का या हमारे संविधान निर्माताओं के दर्शन का। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में हमारे राज्य की प्रकृति को समझाने के लिए एक वर्ड है सेक्युलर, पंथ निरपेक्ष। सेक्युलर वर्ड का मतलब होता है पंथ निरपेक्ष। हालांकि हिंदी में दो तरह से ट्रांसलेशन कर सकते हैं, पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष, लेकिन ये हम क्यों नहीं कर रहे उसे हम अभी देखेंगे। इसको भी हमने जोड़ा 42वें संविधान संशोधन 1976 से। अब जो सेक्युलरिज्म है उसके दो एस्पेक्ट हैं। पहला जो एस्पेक्ट है वो वेस्टर्न एस्पेक्ट है, पश्चिमी अवधारणा है, और दूसरी अवधारणा जो है वो इंडियन कंसेप्ट है, भारतीय अवधारणा है। पश्चिमी अवधारणा को अगर हम हिंदी में ट्रांसलेट करें तो हम कहेंगे कि इसको तो हम क्या बोल सकते हैं? धर्मनिरपेक्ष बोल सकते हैं। लेकिन जो भारतीय अवधारणा है उसको हम कहते हैं पंथ निरपेक्ष। इसके साथ साथ जो पाश्चात्य अवधारणा है, वेस्टर्न कंसेप्ट है, ये नकारात्मक है, और भारतीय अवधारणा है ये सकारात्मक है। देखते हैं क्यों है। देखो, जो पाश्चात्य अवधारणा है वो इस कोर बेसिक पर डिपेंड करती है
कि राज्य धर्म के मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। नो इंटरफेयर, राज्य धर्म के मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसका मतलब यह है कि राज्य और धर्म के बीच क्या होगा, पूर्ण अलगाव होगा, पूरी तरह से सेपरेशन होगा। राज्य अलग है और धर्म अलग है। ये रिजल्ट है वेस्टर्न कंडीशंस का कि मिडाइवल एरा में जो भी कुछ हुआ वेस्टर्न कंट्रीज में, तो उन्होंने धर्म को बिल्कुल बाहर ही निकाल दिया, धर्म को साइड ही कर दिया कि धर्म राज्य के मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो मतलब ये कह रहे हैं कि धर्म जो है उसको हम बिल्कुल क्या रखेंगे, अलग रखेंगे। धर्म के प्रति वो बिल्कुल ब्लाइंड है। राज्य धर्म की कोई बात नहीं करेगा या धर्म के मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन हमारा जो इंडियन मॉडल है, जो पॉजिटिव मॉडल है, जिसको हमने कहा पंथ निरपेक्षता, वो ये कहता है कि राज्य सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगा, इक्वल ट्रीटमेंट। राज्य सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगा। इसको अगर हम शॉर्ट में कहें तो राज्य धर्म के साथ में कोई व्यवहार ही नहीं करेगा। लेकिन इसके बारे में हम कह रहे हैं तो हम क्या कह रहे हैं कि राज्य सभी धर्मों के साथ में समान व्यवहार करेगा, इक्वल ट्रीटमेंट देगा। इस मॉडल को हमने बोला है प्रिंसिपल डिस्टेंस मॉडल। हमारे संविधान निर्माताओं ने इस मॉडल को बोला है प्रिंसिपल डिस्टेंस मॉडल। इट मींस सैद्धांतिक दूरी। राज्य सभी धर्मों से क्या रखेगा, सैद्धांतिक दूरी रखेगा, दूरी मेंटेन करके या एक जैसी दूरी मेंटेन करके रखेगा। ये कोर बेसिक है पाश्चात्य अवधारणा में और भारतीय अवधारणा में। पाश्चात्य अवधारणा कहती है कि राज्य धर्म के मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा और भारतीय अवधारणा कहती है कि राज्य सभी धर्मों के साथ में समान व्यवहार करेगा। अर्थात अगर राज्य किसी एक धर्म को कोई एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है तो वो सेम फैसिलिटी राज्य किसी दूसरे धर्म को भी प्रोवाइड करेगा। मतलब सभी धर्मों के साथ जो हमारा व्यवहार रहेगा वो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। वर्ड या इस फिलोसफी को हम समझ सकते हैं सर्वधर्म समभाव से, कि राज्य सभी धर्मों के साथ में इक्वल ट्रीटमेंट करेगा या सेम व्यवहार करेगा। तो हमें ध्यान रखना है कि सेक्युलरिज्म, पंथ निरपेक्षता का मतलब है, हमारी पंथ निरपेक्षता या भारतीय पंथ निरपेक्षता का मतलब यह है कि राज्य सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगा। लेकिन जो वेस्टर्न कंसेप्ट है उसका मतलब यह है कि राज्य धर्म के मामले में कोई इंटरफेयर, कोई दखलंदाजी नहीं करेगा। राज्य और धर्म के बीच में इस मॉडल में पूरी तरह से अलगाव है, सेपरेशन है। लेकिन हम सभी धर्मों के साथ में समान व्यवहार करते हैं या समान व्यवहार करने की बात हमारा संविधान करता है। तो ये संविधान का या हमारे राज्य की प्रकृति का विश्लेषण था जो सेक्युलर है या पंथ निरपेक्षता है। नेक्स्ट, इंडिया इज डेमोक्रेसी या भारत कैसा है, डेमोक्रेटिक स्टेट है, लोकतांत्रिक राज्य है। हालांकि हम कैसी डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं, हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी को फॉलो नहीं करते, हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र को फॉलो नहीं करते, हम फॉलो करते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब होता है कि हम लोकतंत्र में डायरेक्टली हिस्सेदारी लेते हैं, लेकिन हम लोकतंत्र में डायरेक्टली हिस्सेदारी नहीं लेते, हम अप्रत्यक्ष रूप से हिस्सेदारी लेते हैं। हमारा काम है वोट देना और वोट देकर हमारे प्रतिनिधियों को, रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनना, और हमारे रिप्रेजेंटेटिव ही क्या करते हैं, हमारी ओर से डिसीजन लेते हैं। इसका मतलब हमने हमारे प्रतिनिधियों को अपॉइंट कर रखा है कि वो हमारी ओर से डिसीजन लेंगे, या आप ये भी कह सकते हैं कि हमने हमारी डिसीजन मेकिंग पावर को डिवोल्यूट कर दिया हमारे एमएलएज को या एमपीज को या सीएम को या पीएम को या मंत्रियों को, वो निर्णय ले रहे हैं हमारी ओर से। तो ये लोकतंत्र है अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट। अगर हम खुद जाके पार्लियामेंट में डिसीजन लेते या हमारे से जनमत संग्रह करवाया जाता, रेफरेंडम करवाया जाता, तो वो डेमोक्रेसी होती डायरेक्ट। ऐसा यहाँ नहीं है, हमारी जो डेमोक्रेसी है वो इनडायरेक्ट है। नेक्स्ट, इंडिया रिपब्लिक है, गणराज्य है। भारत रिपब्लिक है, गणराज्य है। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? रिपब्लिक के मतलब को समझने के लिए हमें 3 आइडियाज समझने होंगे। रिपब्लिक का मतलब पहला ये होता है कि किसी भी राज्य का मुखिया निर्वाचित होगा तो वो रिपब्लिक होगा। अगर किसी राज्य का मुखिया निर्वाचित होता है, उसकी एक फिक्स्ड टेन्योर है, उसकी एक निश्चित पदावधि है, तो वो रिपब्लिक कहलाएगा, वो राज्य गणराज्य कहलाएगा। जैसे हमारे राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं तो भारत एक गणराज्य है। दूसरा, पॉलिटिकल सॉवरेनिटी, राजनीतिक संप्रभुता। अगर किसी राज्य की
राजनीतिक संप्रभुता किसमें निहित होती है? लोगों में निहित होती है। मतलब वहां के संप्रभु वहां के लोग होते हैं, ना कि कोई एक व्यक्ति या कोई राजा होता है। हमने पहले ही कहा हमारे संविधान को पावर कौन देता है? लोग देते हैं। तो भारत में क्या है? पॉलिटिकल सॉवरेनिटी है। ये रिपब्लिक का दूसरा कंसेप्ट है। और रिपब्लिक का तीसरा कंसेप्ट है एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज्ड क्लास, किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति। मतलब कोई भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग नहीं होता। जैसे मोनार्की में होता है, राजतंत्र में होता है कि राजा का बेटा राजा बनेगा या किसी एक परिवार से एक लीनियज चल रही है, ऐसा हमारे यहाँ पे नहीं है। हम मेरिटोक्रेसी को फॉलो करते हैं या मेरिट को फॉलो करते हैं। हमारे यहाँ पर कोई भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग नहीं है, सभी को समान अधिकार है। कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है, कोई भी राष्ट्रपति बन सकता है। तो रिपब्लिक होने के लिए ये 3 शर्तें पूरी करनी होती हैं कि राज्य का मुखिया निर्वाचित होगा, राजनीतिक संप्रभुता पॉलिटिकल सॉवरेनिटी लोगों में निहित होगी, और कोई भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि भारत क्या है? एक रिपब्लिक है, भारत एक गणराज्य है। आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रिपब्लिक के फीचर्स क्या हैं, या सीधा ही कि रिपब्लिक के फीचर। नॉर्मली पहला तो हमें ध्यान में रहता है, ये 2 भी हमें ध्यान में रखने हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट फीचर हो गया रिपब्लिक। और हम कह सकते हैं कि हमने नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट, भारतीय राज्य की प्रकृति के 5 एलिमेंट, 5 तत्व कर लिए। पहला सोवरेन संप्रभु, दूसरा सोशलिस्ट समाजवादी, तीसरा सेक्युलर पंथ निरपेक्ष, चौथा डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक, और 5वां रिपब्लिक गणराज्य। इसके बाद में हम देखते हैं संविधान के ऑब्जेक्टिव्स को, संविधान के उद्देश्यों को। संविधान का पहला उद्देश्य है न्याय। संविधान का पहला उद्देश्य है न्याय। न्याय भी कौन सा? सबसे पहला सोशल। सोशल मतलब सामाजिक। सामाजिक न्याय का मतलब है कि समाज में किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, ना धर्म के आधार पर, ना जाति के आधार पर, ना लिंग के आधार पर। यह सामाजिक न्याय है। दूसरा इकोनॉमिक, आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय का मतलब है कि अमीर और गरीब में कोई फर्क नहीं होगा, है ना, कोई भी भूखा नहीं मरेगा, बेसिक मिनिमम फैसिलिटीज सभी को मिलेंगी, और वेल्थ का कंसंट्रेशन जो है वो नहीं किया करने दिया जाएगा। मतलब किसी भी एक क्लास के पास में संपत्ति का संकेंद्रण नहीं होगा। संपत्ति का बंटवारा या रिसोर्सेज का बंटवारा जो है वो फेयरली होगा, उचित तरीके से होगा। और तीसरा है पॉलिटिकल, राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय का मतलब है कि जितने भी पॉलिटिकल ऑफिसेज हैं वो सभी के लिए खुले रहेंगे। कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, कोई भी व्यक्ति किसी भी ऑफिस के लिए इलेक्ट हो सकता है या सेलेक्ट हो सकता है। ये है राजनीतिक न्याय। तो 3 न्याय हैं, और ये जो न्याय का कंसेप्ट है हमने पहले देख लिया। ये लिया हमने कहाँ से? यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से। ये हमारे संविधान का पहला उद्देश्य है न्याय। न्याय कौन सा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। दूसरा लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का मतलब है कि लिबर्टी, और कौन कौन सी लिबर्टी? थॉट, विचार, एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति, बिलीफ, विश्वास, फेथ, धर्म, और वर्शिप, उपासना। ये 5 लिबर्टीज या 5 स्वतंत्रताएं हमारा संविधान प्रदान करता है, या प्रेम्बल में इनका प्रोविजन जो है वो दिया गया है। इक्वालिटी, समता। समता का मतलब है कि सभी के साथ में क्या होगा? इक्वल ट्रीटमेंट होगा। और समता भी 2 है हमारे पास में, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, प्रतिष्ठा की समता है, एंड अपॉर्चुनिटी, और अवसर की समता है। कि हमारे पास प्रतिष्ठा की समता है, हमने किसी भी प्रिविलेज्ड क्लास या स्पेशल प्रिविलेजेस, किसी को विशेषाधिकार नहीं दिए। हमने टाइटल्स, उपाधियों का भी अंत किया है। हम सबके साथ में समान व्यवहार करने की बात कर रहे हैं। तो ये प्रतिष्ठा की समता है, हमने किसी को ज्यादा इंपॉर्टेंट या कम इंपॉर्टेंट नहीं माना। और अवसर की भी समता है, सभी लोगों के पास में समान अवसर है कि वो किसी भी पॉलिटिकल ऑफिस में सेलेक्ट हो सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं जो लिमिट में है, या जो भी उनको सीमाएं जो है उनका अनुसरण करते हुए जो छूट दी गई है वो उनको फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद में फ्रेटर्निटी, बंधुत्व। बंधुत्व का मतलब हमने देख लिया, 2 तरह का बंधुत्व है हमारे संविधान में। कौन कौन सा है? व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करने वाला, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, और देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाला। हमने देख लिया कि यहाँ पे बंधुत्व में इंटीग्रिटी वर्ड जो है, अखंडता वर्ड है, उसको हमने 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा था। और ये तीनों वर्ड, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, इनको हमने लिया फ्रेंच से, या फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति के विचार से। ये हमारे संविधान के
उद्देश्य हो गए, ऑब्जेक्टिव हो गए। पहले हमने देखा संविधान में जो राज्य की प्रकृति है उसको, और उसके बाद में हमने देख लिया हमारे संविधान के 4 उद्देश्यों को। अब क्या होता है कि जो क्वेश्चन आता है ना, प्रीलिम्स में मेनली जो क्वेश्चन आता है, जिस भी पेपर में क्वेश्चन आएगा, तो वो क्वेश्चन क्या करता है कि वो इंटरचेंज कर देता है इन दोनों को। जैसे पूछ लेगा विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य की प्रकृति नहीं है, निम्न में से कौन सी भारतीय राज्य की प्रकृति नहीं है। तो पहला वर्ड हमें दे दिया सोशलिस्ट, समाजवादी, दूसरा दे दिया लोकतांत्रिक, तीसरा दे दिया पंथ निरपेक्ष, और चौथा वर्ड हमें दे दिया न्याय। तो हमें टिक करना है किसको? न्याय को। तो इस टॉपिक में से क्वेश्चन यही बनता है कि दोनों को मिक्स करेंगे। ये पूछेगा कि भारतीय राज्य की प्रकृति कौन सी नहीं है, या ये पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सा संविधान का उद्देश्य नहीं है या है। इसके बाद में हमारा जो छोटा सा एक क्वेश्चन है वो ये है कि क्या प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। आपको ध्यान रखना है कि संविधान निर्माताओं ने प्रस्तावना को संविधान के भाग के रूप में स्वीकार किया था, लेकिन बेरुवाड़ी यूनियन केस 1960, बेरुवाड़ी संघवाद 1960 का था, इसमें कहा गया कि प्रियम्बल प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग नहीं है। लेकिन वापस से केशवानंद भारती केस में इस पॉइंट ऑफ व्यू को रिजेक्ट कर दिया गया और वापस से ये कह दिया गया कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का अभिन्न भाग है। और इसी बात को वापस से दोहराया गया LIC ऑफ इंडिया केस 1995 में कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न भाग है। आपको बस ये एक केस याद रखना है, बेरुवाड़ी यूनियन केस, जो ये कहता है कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। केशवानंद भारती केस और LIC ऑफ इंडिया केस दोनों कहते हैं कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, और संविधान निर्माताओं ने भी यही कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। तो आपको ये डेवलपमेंट जो है वो आपको याद रख लेनी है। अब प्रस्तावना संविधान का भाग है, लेकिन प्रस्तावना के बारे में 2 बातें हैं जो डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं। पहली बात यह कि प्रस्तावना नॉन जस्टिशिएबल है। नॉन जस्टिशिएबल का मतलब गैर न्यायोचित है। गैर न्यायोचित का मतलब प्रस्तावना में लिखी किसी बात को लागू करवाने के लिए आप कोर्ट या न्यायालय नहीं जा सकते। जैसे आप फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकारों के लिए न्यायालय जा सकते हो, वैसे प्रस्तावना में लिखी किसी बात को लागू करवाने के लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते, कोर्ट नहीं जा सकते। और सबसे अच्छा जो पॉइंट है इसमें वो यही है कि प्रस्तावना ना तो संविधान की शक्ति, प्रस्तावना ना तो विधायिका के लिए शक्ति का स्रोत है, और ना ही प्रस्तावना विधायिका की शक्ति पर कोई प्रतिबंध लगाती है। इसका मतलब प्रस्तावना में लिखी कोई भी बात ना तो हमारी लेजिस्लेचर को, इट मीन्स हमारी पार्लियामेंट को या स्टेट लेजिस्लेचर को, संसद या राज्य विधायिका को, ना तो उनको कोई शक्ति देती है। मतलब प्रस्तावना में किसी लिखी बात को लागू करने के लिए वो कानून बनाने की शक्ति प्रस्तावना उन्हें नहीं देती, और ना ही प्रस्तावना उन्हें कोई कानून बनाने से रोकती है। इसका मतलब ना तो ये शक्ति का स्रोत है और ना ही ये शक्ति पर प्रतिबंध लगाती है ना। फॉर एग्जाम्पल प्रस्तावना मम्मी की तरह बिहेव कर रही है कि मम्मी भी ऐसे ही करती है कि कहीं हमें कुछ पूछना है या कोई परमिशन लेनी है तो वो कह रहे हैं कि ना तो मैं मना कर रही हूँ और ना ही मैं हाँ कर रही हूँ, ना तो मैं करने के लिए कह रही हूँ ना ही मैं रुकने के लिए कह रही हूँ। तो ये आपको ध्यान रखना है कि प्रस्तावना ना तो हमारी शक्तियों पर कोई प्रतिबंध लगाती है और प्रस्तावना ना ही विधायिका को कुछ करने के लिए एनकरेज करती है, प्रोत्साहित करती है। मतलब प्रस्तावना चेक नहीं लगाती या लिमिट नहीं लगाती किस पर, विधायिका पर, ना ही उसको शक्तियां प्रदान करती है या सोर्स ऑफ पावर है। तो ये दोनों की पॉइंट है जो आपको ध्यान रख लेने हैं। पहला, प्रस्तावना गैर न्यायोचित है, इसको लागू करवाने के लिए या इसमें लिखे आदर्शों को लागू करवाने के लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते। और दूसरा, प्रस्तावना संविधान की विधायिका की शक्ति का स्रोत नहीं है और ना ही विधायिका की शक्तियों पर कोई प्रतिबंध आरोपित करती है। और लास्ट क्वेश्चन है कि क्या प्रस्तावना को अमेंड किया जा सकता है, संशोधित किया जा सकता है आर्टिकल 368 के अंतर्गत? बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन हमें ध्यान किसका रखना पड़ेगा? बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का, मूल ढांचे के सिद्धांत का, जो दिया गया केशवानंद भारती केस 1973 में, जिसने ये कहा कि आप संविधान की मूल विशेषताओं में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। तो हम प्रस्तावना में संशोधन तो कर सकते हैं, लेकिन संविधान के मूल ढांचे को ऑल्टर किए या चेंज किए बिना। हमने चेंज किया भी है। कब चेंज किया? 42nd अमेंडमेंट 1976 में हमने
तीन वर्ड इन्फ्यूज किए, तीन वर्ड शामिल किए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। उसके बाद में लास्ट हम देखेंगे कि प्रस्तावना के जो सारे सोर्सेज, जो स्रोत हमने लिए हैं वो कहाँ कहाँ से लिए हैं। सबसे पहली बात, हमने प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली है? प्रस्तावना की भाषा हमने ली है ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से। दूसरा, प्रस्तावना की अवधारणा ही कहाँ से ली हमने? यूएसए का संविधान पहला संविधान था या पहला लिखित संविधान था जो प्रस्तावना से शुरू हुआ। वी द पीपल पहली फ्रेज भी हमने कहाँ से ली है? यूएसए से ली है। लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये कंसेप्ट हमने लिए हैं फ्रांस से। और न्याय के आदर्श हमने लिए हैं यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से। सब प्रस्तावना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है संविधान के लिए, बहुत कंसेप्चुअल टॉपिक भी है, अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इससे। ठीक ठाक इसको एक बार अच्छे से आप सॉल्व करें बढ़िया से, और इसके बाद में इसके क्वेश्चंस भी आप देखें कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। जो मेन की क्वेश्चन है मैंने आपको बता दिया कंसेप्चुअल क्वेश्चंस में, जैसे आप देख सकते हो कि सबसे बेस्ट क्वेश्चन जो बनता है वो यही बनता है, आया भी है, ये यूपीएससी ने भी क्वेश्चन पूछा है, और ऐसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन ये आजकल एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। तो आपको इसको ध्यान रखना है कि प्रस्तावना गैर न्यायोचित है, और दूसरा, प्रस्तावना ना तो विधायिका को कोई शक्ति देती है, ना ही विधायिका की शक्तियों पर कोई प्रतिबंध आरोपित करती है। और दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको पहले बता दिया कि इन दोनों को मिक्स करके पूछ लेगा कि भाई कौन सा भारतीय राज्य की प्रकृति नहीं है, और पूछ लेगा कि कौन सा प्रस्तावना के अनुसार संविधान का उद्देश्य नहीं है। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इस टॉपिक को आप अच्छे से कंप्लीट करें और उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे।